नमस्कार विद्यार्थियों, एम स्टडी में आपका स्वागत है। पीटीटी और बीएसटीसी के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रश्न जो अध्यापक की अभिवृत्ति और अभिरुचि से आने वाले हैं, उनका हम लगातार सीरियल वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की यहाँ श्रृंखला लेकर के आए हैं। पूर्ववर्ती वीडियो में हमने 25 प्रश्न आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी करवाए हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और याद रखना, आप लोगों का यह 50 अंकों का 50 प्रश्नों का जो मैटर है, इस 50 प्रश्नों का मतलब 150 अंकों का जो मैटर है, इसमें मैक्सिमम स्कोरिंग होनी चाहिए, क्योंकि यही आपको सफलता दिलाता है। पिछली भर्ती परीक्षा के अंदर भी काफी अभ्यर्थियों का चयन अध्यापकीय अभिवृत्ति और अभिरुचि में अच्छे अंकन होने के कारण हुआ है। आपका भी इस बार हो, यही कामना है। तो आइए इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और 26वां प्रश्न आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। जितने भी लाइव अभ्यर्थी जो जुड़े हुए हैं, उनका अभिनंदन, स्वागत। और आप लोग कमेंटों की तरफ ध्यान न दे करके हमारे प्रश्नों के जवाबों की तरफ ध्यान दें, प्रश्नों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आपको पता है कि लगातार हम तैयारी करते रहेंगे तो ऐसे प्रश्नों को हम सामान्य तरीके से और अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में दाखिला लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ता है और उस एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम आपको ये 50 प्रश्नों का जो मैटर हम तैयार करवा रहे हैं, जिसको आप शिक्षण अभियोग्यता अभिरुचि के रूप में कह सकते हो, एक अध्यापक के लिए आवश्यक है। तो लीजिए, आज का हमारा ये पहला प्रश्न आपकी सेवा में। आपके विचार में शिक्षा क्या है? आप सोचिए, आप एक शिक्षक हैं कि शिक्षा क्या है? साक्षर बनाने का साधन है, एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है, या मानव का संस्कार रूपी आवरण है। शिक्षा क्या है? यदि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते आप शिक्षा के बारे में बखान करना चाहते हैं कि शिक्षा क्या है, तो आप क्या कहने वाले हो? साक्षर बनाने का साधन नहीं है। शिक्षा से हम, क्योंकि आप जानते हैं एजुकेशन इज दैट विच मेक्स ए मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस, मतलब शिक्षा सब कुछ है। इसका मतलब समाज सुधार का साधन एवं माध्यम। इसका आंसर क्या हो गया? समाज सुधार का साधन एवं माध्यम। बहुत अच्छा, आप लोगों के जवाब भी अच्छे आए हैं और इसी कड़ी को आप लगातार बनाए रखना। यदि आपने इससे पूर्व वाले 25 प्रश्न नहीं देखे हैं तो इससे पूर्व वाला वीडियो देख लें और लगातार आप इन प्रश्नों की श्रृंखला में लाइव बने रहें और लाइव जुड़ करके आप इसी प्रकार से यदि तैयारी करेंगे तो परीक्षा चाहे कभी भी हो, आप परीक्षा की चिंता ना करें, क्योंकि परीक्षा करवाना आपके हाथ में नहीं है। वर्तमान की परिस्थितियां कैसी चल रही है आपको पता है। अतः आप लोग केवल अध्ययन पे ध्यान दें। इसका जवाब आपकी तरफ से समाज सुधार का साधन है। और ये माध्यम कहो साधन कहो, समाज आज जो सुधर रहा है, डेवलपमेंट जो हो रहा है, विकास जो हो रहा है, जिसको हम सामाजिक रूप से बात करें, तो वो सब कुछ शिक्षा की देन है। इसी कड़ी में अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? यहाँ पर जवाब आपको देना है सर्वाधिक आवश्यक पूछा है। आवश्यक तो सबके लिए ही है मनोविज्ञान, लेकिन बाल मनोविज्ञान का अध्ययन सर्वाधिक आवश्यक किसके लिए है? पहला, माध्यमिक शिक्षकों के लिए, दूसरा विश्वविद्यालयों के शिक्षक के लिए, या प्राथमिक शिक्षक के लिए, या सभी के लिए। याद रखना, सर्वाधिक शब्द जुड़ने से आपको इन चारों विकल्पों पर गौर करना पड़ रहा है। आपका ध्यान सर्वाधिक के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न की लैंग्वेज से ही आपको चार ऑप्शनों का विकल्प चेंज हो जाता है, उसका आंसर चेंज हो जाता है। तो लीजिए, इसका जवाब, किस स्तर के अध्यापक को बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है? तो आपका जवाब होना चाहिए माध्यमिक शिक्षक के लिए, यानी सेकेंडरी स्तर तक के शिक्षक को सर्वाधिक बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता है, उसका अध्ययन की आवश्यकता है। तो आपके समझ में आ गया होगा। 27 का जवाब आपके समझ में आया। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न 28वां, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है? यह समाजीकरण नहीं है, सामाजिकरण है। सामाजिकरण का प्रमुख कारण है कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल और परिवार।
यानी सामाजिकरण का प्रमुख कारण कहो, प्रमुख आधार कहो, या सामाजिकरण किसके कारण होता है, इन 4 विकल्पों में से यदि आप जवाब देंगे तो इसका आप सही जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल शानदार जवाब, बिल्कुल मजा आ गया। आपका 28वें का जो जवाब है बिल्कुल सही आ रहा है। सामाजिकरण के लिए उत्तरदायी है परिवार। एक बालक का जो प्रारंभिक विकास है, यानी वह माता पिता परिवार से बड़ा होकर के और फिर समाज में जाता है, यानी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उद्गम कहाँ से हुआ, परिवार से होता है। क्योंकि आपको पता है एक बालक का प्रारंभिक टीचर कौन होता है, उसका परिवार होता है। और परिवार में भी माता पिता भाई इस प्रकार से ऑप्शन आए तो उसकी माँ प्रारंभिक टीचर होता है। ये ऐसे प्रश्न आपके आते हैं, इसलिए याद रखना परिवार से उसका समाजीकरण शुरू हो जाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न देखिए, बहुत इजी प्रश्न है। और इजी प्रश्नों का मतलब 50/50 प्रश्न करने हैं इस बार, डरना नहीं है। किसी प्रकार की कोई भी बात न करें, केवल पढ़ाई की बात करनी है। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहिए, यानी आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते आप अपने विद्यार्थियों को क्या और सिखाना चाहेंगे। पहला, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करना। दूसरा, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन न खोना। तीसरा, समय का सदुपयोग करना। या चौथा, इनमें ये सारे के सारे यानी तीनों विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए कि आप शिक्षक होने के नाते अपने शिक्षार्थियों को यानी अपने विद्यार्थियों को क्या और सिखाना चाहेंगे, क्या और बताना चाहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो आप बताएं। बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया, आपने सही जवाब दिया। क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, बिना रुके, नॉन स्टॉप यदि ट्राई की जाती है, लक्ष्य मिलता है। विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन न खोना। वर्तमान के हालात कैसे हैं, वर्तमान की परिस्थितियां कैसी है, सब कुछ परिवर्तनशील है, पूरा का पूरा परिवर्तित हो गया है। उसके बावजूद भी यदि आप पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए एक संयम का समय है। और इस संयम के समय में आप अपने आप को विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी संतुलित रख रहे हैं, ये अच्छी जानकारी है, अच्छा कार्य है, होना चाहिए। तो आप सिखाओगे इस प्रकार की जानकारी। और टाइम को यूटिलाइज करना तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समय वापस लौट करके नहीं आता, गुजरा हुआ समय वापस लौट करके नहीं आता। अतः तीनों सही है, इट मीन्स आपका जवाब भी सही है और आप सभी का जवाब सही है। बहुत अच्छा, मजा आ गया। तो इसी क्रम में आप जवाब देते चलना। आगे अगला प्रश्न, आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है जो उनके विकास में सहायक हो, छात्रों के स्तर के अनुरूप हो, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, या उपयुक्त सभी। आपके ख्याल में आप कौन हैं, आप एक शिक्षक हैं, अध्यापक हैं। उपयुक्त पाठ्यक्रम यानी एप्रोप्रिएट सिलेबस क्या होना चाहिए। यहाँ पर 4 विकल्प आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस बार आपका जवाब गलत आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, इस बार आप गलत जवाब दे रहे हैं। याद रखना, बालक का संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, सारे के सारे यदि विकास हो तो ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इसका मतलब विकास की बात जहां पर आ गई और विकास में जो सहायक हो, ऐसा पाठ्यक्रम की आवश्यकता वर्तमान में है। मानते हैं कि उसके उनके स्तर के अनुसार भी होना चाहिए, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए, परंतु विकास में सब कुछ आ गया। मैंने क्या बताया, सभी प्रकार के विकासों को पूर्ण करने के लिए, सभी प्रकार का मतलब सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है, चारित्रिक भी है, सांस्कृतिक भी है, सारे विकास परिपूर्ण करें, ऐसा पाठ्यक्रम बालकों के लिए आवश्यक है। तो इसमें आपका जवाब गलत हो गया, कोई नहीं, चलने दो। इसी कड़ी को आगे बढ़ाओ। और ये कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई। 10 वर्षीय कार्यक्रम जिसकी शुरुआत पता है आपको विद्यार्थियों, 2000
2001 से स्टार्ट हुई और इसमें आपको पता भी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के मध्य उन टीचरों को पेमेंट को लेकर के 85% और 15% का इस प्रकार से अनुपात रखा गया था। बाद में इसको 75 और 25 का कर दिया गया था। केंद्र सरकार 75% वहन कर रही थी, उसके बाद में 25% राज्य सरकारें वहन कर रही थी। इस प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत होती है। तो आंसर क्या हो गया? आपका जवाब हो गया 2001 में, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हो, इसलिए ये प्रोग्राम जो राष्ट्रीय प्रोग्राम था इसकी जानकारी आपको ज्ञात होनी चाहिए। आइए इसी कड़ी में अगला है कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र। विश्लेषणात्मक विधि मतलब विश्लेषण करने वाली चीज, किसी भी चीज को खोल करके समझाने वाली चीज, बाल की खाल निकालने वाली चीज, ऐसी विधि। इसमें क्या होता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है, दो ज्ञात तथ्यों की तुलना की जाती है, या दो ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, या ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। ये विधि कैसी है? ये मेथड कैसा है? बहुत अच्छा, मजा आ गया। तो याद रखना, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ने की विधि कौन सी है? विश्लेषणात्मक विधि। संश्लेषणात्मक विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ा जाता है, लेकिन विश्लेषणात्मक विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। संश्लेषण यानी जोड़ना, आंकड़ों को जोड़ करके, यानी आंकड़े किनको जोड़ा जाएगा? जो ज्ञात है, और अज्ञात में जो आप जानते नहीं है उनसे ज्ञात की ओर पहुंचा जाए, तो विधि कौन सी हो गई? विश्लेषणात्मक विधि। ये आपको आना चाहिए, ऐसे प्रश्न बनते हैं। आइए अगला प्रश्न, अनौपचारिक शिक्षा किन के लिए होती है? औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा। शिक्षा के 3 प्रकार आपको अध्यापक प्रशिक्षण जब प्राप्त कर रहे होंगे उस समय आपको बताया जाएगा। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। तो इसका पहले इस प्रश्न का जवाब देंगे। अनौपचारिक शिक्षा किसके लिए जरूरी है? जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों। दूसरा, उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हो, या उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते हो, या इसका डी जवाब इन सब के लिए अनौपचारिक शिक्षा किन के लिए जरूरी है? तो याद होना चाहिए, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा जैसे हमारे बुजुर्गों को लिए वृद्धावस्था में जैसे उनको शिक्षा दी जाती है, तो वो निरौपचारिक शिक्षा हो गई। औपचारिक शिक्षा स्कूलों में जो दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा जो विद्यालय नहीं जा सकते बालक, उनके लिए है। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन है, जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, तो ऐसे बालकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम रखा गया है। इसलिए इसका आपकी तरफ से जवाब क्या होना चाहिए था? आपका जवाब काफी स्टूडेंट्स का गलत हो गया, और इसका सही जवाब क्या है? जो शिक्षा पूरी नहीं कर चुके लेकिन विद्यालय छोड़ चुके, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, ऐसे विद्यार्थियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी की जाती है। वेरी गुड। अगला, विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण। काफी बालक विद्यालय से भाग जाते हैं, आप शिक्षक हैं, कारण जानना चाह रहे हैं कि क्यों भाग रहे हैं। पहला, रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना। दूसरा, छात्रों की शिक्षा में रुचि न होना। तीसरा, छात्रों को दंड न देना कि उनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। चौथा, अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता। अध्यापक सोच ही नहीं रहे, जा रहे तो जाने दो, ये तो धर्मशाला है, आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या कहने वाले हो। आप एक अच्छे शिक्षक हैं, अनुभवी शिक्षक हैं, तो शिक्षक होने के नाते आप लोगों को, वेरी गुड, शानदार, आप लोगों को क्या कारण रहा होगा कि बालक विद्यालय छोड़ करके भाग रहे हैं? वेरी गुड, शानदार। रुचिकर कक्षा शिक्षण न होने पर बालक कक्षा और विद्यालय दोनों छोड़ करके चले जाते हैं। यदि पढ़ाई में उनको रुचि उत्पन्न हो गई है तो वो पढ़ेंगे, दक्षित होकर के पढ़ेंगे, नियमित पढ़ेंगे,
कक्षा में प्रेजेंट रहेंगे और यदि मान लीजिएगा कि कक्षा में कोई आनंद नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो उनको कितना ही पढ़ाओ, एक दिन आएंगे दूसरे दिन भग जाएंगे। क्लास छोड़ सकते हैं, विद्यालय छोड़ सकते हैं, विद्यालय से भाग सकते हैं। इस प्रकार की समस्याएं आम है सरकारी विद्यालयों में, जो इस प्रकार से होती है। आप इस प्रकार की नहीं करेंगे, कक्षा शिक्षण को रोचक बनाएंगे आप लोग। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वहाँ कक्षा शिक्षण के दौरान प्रयोग करेंगे, नए नए इनोवेटिव आइडियाज के माध्यम से शिक्षा को प्रेजेंट करेंगे। यानी आपका शिक्षण कार्य बहुत प्रभावी ढंग से होना चाहिए, इस प्रकार की उम्मीद आप लोगों से की जाएगी। 34 का जवाब आपकी तरफ से ए था। 35वां प्रश्न देखिए, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? बाल मनोविज्ञान छात्रों की अभिरुचि की, छात्रों की क्षमता की, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार की, या इनमें से सभी। याद रखना, प्रश्न को दोबारा पढ़ लीजिए ताकि जवाब सही आएगा, अन्यथा गलत होने की पूरी संभावना होती है ऐसे प्रश्नों में। हाँ, याद रखना आप लोग, वेरी गुड, चलने दो। तो देखिए, बाल मनोविज्ञान पेडागोजी, एक शिक्षक की बात हो रही है, किस बात का या किस बात का ज्ञान प्राप्त करता है? तो इसमें रुचि का करेगा, क्षमता का करेगा, चेतन या अचेतन व्यवहार का आपको पढ़ाया जाएगा। हमारे मस्तिष्क, हमारा जो शरीर कॉन्शियस अवस्था में, यानी चेतन अवस्था, अचेतन अवस्था और अर्ध चेतन अवस्था, इस प्रकार की अवस्थाएं आपको पढ़ाई जाएगी, या फिर उपयुक्त सभी। तो याद रखना, बाल मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत आप लोगों को छात्रों की रुचि, योग्यता आदि का ज्ञान किया जाता है, जिनको ध्यान में रख करके शिक्षक अपनी शिक्षण व्यवस्था को प्रभावी तरीके से अप्लाई करता है। अतः याद रखना, बाल मनोविज्ञान शिक्षक के लिए अनिवार्य है, और उसको कक्षा कक्ष के दौरान बाल मनोविज्ञान के तहत बालकों की जिज्ञासा को, उनकी रुचि को ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आइए अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें कक्षा में पढ़ाते समय कौन सी प्रणाली सबसे अच्छी मानी जाती है? प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े। दूसरा, अध्यापक छात्रों में प्रश्न पूछे, अध्यापक छात्रों से क्या करे? प्रश्न पूछे। अगला, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे, या अगला, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे एक दूसरे को। कौन सी शिक्षण व्यवस्था अच्छी मानी गई है, उत्तम मानी गई है? जवाब सबका आना चाहिए, इधर उधर की बातें ना करें आप लोग, केवल प्रश्न का जवाब दें। किसी भी प्रकार की आपके दिल और दिमाग में भ्रांति नहीं होनी चाहिए, परीक्षा कब होगी, आवेदन कैसे होंगे, क्या होगा, प्रकृति कब हमारे अनुकूल होगी। थोड़ी आप, अभी हमारे हाथ में केवल पढ़ाई करना है, पढ़ाई कीजिए आप लोग। वेरी गुड, शानदार। तो ऐसा कक्षा शिक्षण होना चाहिए जिसमें प्रश्नोत्तरी की आवश्यकता ही महसूस नहीं हो, यानी कंप्लीट याद हो जाए, अधिगम ज्यादा हो जाए। प्रभावी तरीके से यदि शिक्षण करवा दिया जाता है तो अधिगम मैक्सिमम हो जाता है, बच्चा ज्यादा लर्न कर लेता है, तो उसमें प्रश्नोत्तरी की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। ऐसी कक्षा शिक्षण व्यवस्था या प्रणाली उत्तम मानी जाती है। वेरी गुड, कुछ लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। आइए अगला प्रश्न हमारा है, विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होने वाला है? सभी शिक्षकों को विद्यालय में समय पर आना चाहिए, जिससे विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर हो सकें, या छात्रों में अच्छी आदत का विकास हो सके, या विद्यालय में अनुशासन कायम हो सके, या उपयुक्त सभी बातों का विकास होगा। कब? जब एक सभी शिक्षक समय पर विद्यालय में आते हैं। क्या कहने वाले हो? बताइए साहब, जल्दी से जवाब सब लोगों का आना चाहिए। वेरी गुड। इस प्रश्न का जवाब दोबारा सोचिए। यदि शिक्षक समय पर आते हैं तो अच्छा अनुशासन बनता है,
नियमित दिनचर्या बनती है, कक्षा में और विद्यालय में एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है, समय की उपयोगिता, समय की महत्ता समझते हैं और सब लोग समय पर आने की कोशिश करते हैं, जिससे सारे विद्यालय स्तर के कार्य समय पर संपादित किए जा सकते हैं। अतः इसका सही जवाब क्या होगा कि समय पर सारे के सारे विद्यालय में होने वाले कार्यक्रम, जिसमें प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद में जितने भी आपके पढ़ाई से संबंधित जो आपके लेक्चर हैं या आपके कालांश हैं, वो सुव्यवस्थित लग जाएंगे, वरना आधा घंटे लेट विद्यालय लेट खुला, लेट कार्यक्रम शुरू हुए। यानी अनुशासन के साथ में समय की उपयोगिता समझते हुए सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, ऐसा इस प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है। आप लोगों के सबके समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड। देखो, अच्छी आदतें, आदतों का और समय, केवल अच्छी आदतों में समय ही नहीं है, और भी है। विद्यालय में अनुशासन कायम होगा, अनुशासन के अलावा और भी कुछ है। इसका मतलब सब चीजें लें तो विद्यालय में सभी कार्यक्रम समय पर होंगे। आइए, बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण क्या मानेंगे आप लोग कि बच्चे पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं है? पहला, जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव होने पर। दूसरा, शिक्षा द्वारा उन्हें पृष्ठपोषण न मिलने पर, फीडबैक न मिलने पर। तीसरा, अशिक्षित पारिवारिक परिवेश होने पर। या अगला, ए और बी दोनों। वेरी गुड, वेरी गुड। बताइए साहब। देश के नौजवानों, देश के होनहारों, आप लोग ही हमारे देश के कर्णधार हो और पूरा देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी आधारशिला को मजबूत करने वाले हो आप लोग। बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होने वाला है? वेरी गुड, शानदार। लेकिन याद रखना, पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण यह है कि जीवन में उन्होंने लक्ष्य नहीं साधा है। जिनका लक्ष्य ही मतलब तय नहीं है कि क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, तो ऐसे लोग पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं हो सकते। अतः आप इसका सही जवाब क्या मानेंगे कि जीवन के प्रति जिनका लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य का अभाव है, ऐसे गंभीर नहीं हो सकते पढ़ाई में। अतः इसका जवाब ए। हाँ, देखो, फीडबैक न मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गंभीर होना इसलिए जरूरी है कि यदि कोई लक्ष्य तय कर रखा है, जैसे आपने लक्ष्य तय कर रखा है कि मुझे शिक्षक बनना है, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में दाखिला लेना है, तो इसके लिए आपने क्या कर दिया, लक्ष्य तय कर लिया। अब आप पढ़ाई के प्रति दक्षित हो, तब जाकर के आप पढ़ाई कर रहे हो, रात के इतने लेट लेट तक आप पढ़ते रहते हो। इससे ये सेंस निकला कि जीवन में लक्ष्य का अभाव नहीं होना चाहिए, लक्ष्य तय करना चाहिए। अगला शानदार प्रश्न आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों। किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है? आदर्शवादी शिक्षण को, प्रयोगात्मक शिक्षण को, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण को, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का जवाब मेरे अनुसार आप लोगों को मैं बता देता हूं कि वर्तमान में आदर्शवादी जो शिक्षण व्यवस्था है इसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आदर्शवादी शिक्षण व्यवस्था, हालांकि व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण भी उपयुक्त है, साइंस जैसे विषयों में प्रयोगात्मक शिक्षण भी उपयुक्त है, परंतु आदर्शवादी शिक्षण सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम माना गया है। 39 का आंसर ए समझना आप लोग, ए मानना। आइए, अगला है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या समझेंगे हम? कोई भी वंचित समूह वाले हैं, अभावग्रस्त हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के साथ में पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब क्या समझेंगे? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या अपवर्जक शिक्षा, यानी एक प्रकार की समावेशी शिक्षा। वेरी गुड, शानदार, मजा आ गया। जवाब सही है आपका भी, समावेशी शिक्षा, ये बिल्कुल सही है, ए। वेरी गुड। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से
समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। वाहक तो हैं लेकिन गौण है। याद रखना, समाजीकरण के लिए मैंने अभी आपको बताया था उत्तरदायी होता है परिवार। समाजीकरण की शुरुआत कहाँ से हो रही है? परिवार से हो रही है। तो परिवार है इसका मतलब वो तो गौण वाक नहीं हो सकता, मुख्य वाक है वो तो तीन ऑप्शनों में देखिए, यहाँ पर परिवार आ रहा है इसका मतलब मुख्य वाक है, यहाँ पर परिवार आ रहा है मुख्य वाक है, यहाँ पर परिवार आ रहा है मुख्य वाक है। विद्यालय और आस पड़ोस जो है ये गौण वाक बन सकते हैं। अतः इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए। शायद मेरे प्रश्न का जवाब आप लोगों की समझ में आ गया होगा। दोबारा सुनिए, परिवार जो है वो मुख्य वाक होते हैं समाजीकरण के लिए, जिम्मेदार होते हैं समाजीकरण मतलब डेवलप करने के लिए। समाजीकरण जो व्यवस्था है उसको शुरुआत करने के लिए उत्तरदायी होता है परिवार। तो जिसमें परिवार नहीं है वो गौण वाक हो सकता है। आगे होगा शायद समझ में। आइए इसी कड़ी में अगला प्रश्न, नए नए संचार माध्यमों के विकास में कक्षा में शिक्षक के दायित्वों को बहुत बढ़ा दिया है, पूर्ववर्ती रखा गया है, घटा दिया है या निभाना आसान बना दिया है। नए नए जो संचार के माध्यम है ना, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा वर्तमान में जो आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, इससे क्या हो गया? शिक्षक के दायित्वों को घटाया है, बढ़ाया है, पहले जैसा रह गया है, या निभाना आसान कर दिया है? नहीं, बढ़ा दिया है। याद रखना, आप लोगों को यदि मैं प्रभावी तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, मैक्सिमम कंटेंट के साथ में नहीं पढ़ाऊंगा, अच्छे तरीके से आपको नहीं पढ़ाऊंगा, पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं पढ़ाऊंगा, तो क्या आप पढ़ेंगे? मेरी जिम्मेदारी, मेरा दायित्व बढ़ा है या घटा है? बढ़ा है। इस मंच पर लाइव आने के लिए सबसे पहले संबंधित विषय अध्यापक को अपनी पूर्ण दायित्व यानी पाठ्यक्रम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। विद्यार्थियों को पूर्ववर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हवाला देते हुए पढ़ाना पड़ेगा। वर्तमान की परीक्षा प्रणाली को बताना पड़ेगा, वर्तमान में परीक्षा प्रणाली में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, संपूर्ण जानकारी देना जरूरी है। तो शिक्षक के दायित्व क्या हो गए हैं? बहुत बढ़ गए हैं। याद रखना, बढ़ गए हैं इससे। ओके, अगला, प्रभावी शिक्षक की कौन कौन सी बात छात्र को अच्छी लग सकती है? देखो पहले से सुन लेना, शिक्षक पहले ही प्रभावी है। प्रभावी शिक्षक कैसे होता है? उसकी विद्वता के आधार पर, उसके पढ़ाने के तरीके के आधार पर, उसके बोलने के कला के आधार पर, एक्सप्रेशन शैली के आधार पर। तो प्रभावी शिक्षक तो पहले से हो चुका है। अब बात बताइए, अब उसकी कौन सी बात अच्छी लगेगी? प्रभावी शिक्षक है, इंप्रेसिव है, बच्चे उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। प्रभावित है तो इसका मतलब वो विद्वता भी रखता है, ज्ञान है, नॉलेज है उसमें, पढ़ाने का तरीका भी अच्छा होगा उसका, बच्चे उसको आदर्श मानते होंगे। अब चार ऑप्शनों में से जवाब दीजिए आप लोग। उसका पहनावा को, उसकी विद्वता को, उसका पूरा व्यक्तित्व को, या उसकी बोली को, किसको सबसे ज्यादा अच्छी लाइक करेंगे, किसको ज्यादा सबसे ज्यादा वो पसंद करेंगे, या कौन सी अच्छी उनको सबसे ज्यादा बात अच्छी लगेगी? वेरी गुड, जवाब तो अच्छा आ रहा है। लेकिन याद रखना, बालक फिर अच्छा प्रभावी शिक्षक होता है ना, शिक्षक या शिक्षिका, उसका पहनावा भी देखते हैं। यदि ऐसे आ रहे हो ना आप, तो बालक भी ऐसे आने लग जाएंगे। यदि प्रभावी शिक्षक हैं तो उसका पहनावा भी शिक्षक का बच्चों के लिए आदर्श बनता है, उसको अनुकरणीय मानते हैं बालक, उसका अनुसरण करते हैं। हाँ, वेरी गुड, तो ए इसका जवाब सही है। आइए इसी कड़ी में, छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है। मूल्यों की शिक्षा क्यों आवश्यक है? उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा, यह भी एक शिक्षा है। या सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी, या माता पिता प्रसन्न होंगे। छात्रों में मूल्यों की शिक्षा क्यों आवश्यक है? याद रखना, मूल्यों की शिक्षा देने से बालकों का बौद्धिक स्तर का विकास होता है, बौद्धिक स्तर बढ़ता है। जवाब क्या हो गया? ए, मूल्यों का यदि
बढ़ना हो रहा है तो बौद्धिक विकास भी बालक का होगा, तय मान के चलना। तो इसका जवाब क्या हो गया? ए। कोई नहीं, देखो गलत होना और सही होना कोई मायना नहीं रख रहा है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं ये मायना रख रहा है, पढ़ते रहो। इसका जवाब क्या करेंगे कि मूल्यों की शिक्षा देने के पीछे बौद्धिक विकास जुड़ा हुआ है। अगला, समावेशन का अर्थ क्या है? अभी अभी मैंने बताया था आप लोगों को, तो याद रखना, जरूरतमंद बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ में शिक्षा देना ही क्या हो गया? समावेशी शिक्षा हो गई। इसमें थोड़ा नहीं है, नहीं शब्द जोड़ लेना। हाँ, ये इसमें भी ऐसे ही है। तो आप तो इसका ए आंसर रखो। जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ में होती है, तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था समावेशी शिक्षा कहलाएगी। समावेशी शिक्षा का समावेशन हो गया, है ना? ओके, आइए अगला प्रश्न। प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है? वही अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, प्रभावी शिक्षक कौन होता है? वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे, वह जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता हो, वह जिसकी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है, या ए और सी दोनों? क्या कहने वाले हो? जवाब आपकी तरफ से सही आना चाहिए। हाँ, प्रभावी शिक्षक मैंने अभी बताया था। प्रभावी शिक्षक होने के बाद में यदि आप लोग उसके अंदर कमी निकालते हैं, यानी वो उसकी प्रभावी शिक्षक होने के मार्ग में कौन सी ऐसी कमी है जिससे कि वह प्रभावी शिक्षक नहीं हो सकता? गुड, सही जवाब है ए और सी दोनों। ए और सी दोनों, क्योंकि प्रभावी शिक्षक के लिए यदि कोई अपने स्वयं की विद्वता का बखान करे, गलत है, नहीं बन सकता वो प्रभावी शिक्षक। और जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं हो, राजनीति की बात करें, परिवार की बात करें, समाज की बात करें, पता नहीं देश विदेश की बात करें, और पढ़ाने में उसकी रुचि नहीं हो, तो ऐसा प्रभावी शिक्षक नहीं बन सकता। हाँ, गुड, शानदार, मजा आ गया ना? आइए अगला प्रश्न। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, आप देखने की कोशिश करना। ये देखो, ये कह रहा है कि एक कुशल प्रधानाचार्य हेतु आवश्यक है। एक कुशल प्रधानाचार्य हेतु आवश्यक है छात्र व अभिभावकों से अच्छे संबंध, दूसरा अध्यापकों से अच्छे संबंध, तीसरा मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व व नेतृत्व क्षमता, और डी ऑप्शन है कड़ा व्यवहार, टाइट बिहेव। क्या कहने वाले हो? कुशल प्रधानाचार्य, याद रखना, जहां प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक की बात आती है, तो ऐसे में कुशल नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, और जहां नेतृत्व की क्षमता है वह प्रधानाचार्य प्रभावी होगा, ज्यादा उसका असर करेगा। अध्यापक व विद्यार्थी नियमित, संयमित व अनुशासित होंगे। इसलिए इसका जवाब क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों? मानवीय गुणों से भरपूर उसका व्यक्तित्व हो और नेतृत्व क्षमता अच्छी हो, ये एक प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है। वरना छात्र और अभिभावकों में संबंध, ये बात तो है, अभिभावकों में संबंध स्थापित करने का काम करता है, अध्यापकों से भी अच्छे संबंध स्थापित करने का काम करता है, परंतु प्रमुख आवश्यक क्या है? तो आवश्यक यही है, सी। हाँ, आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है? व्यक्तिगत अंतर के लिए, बाल अधिकार के लिए, बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के लिए सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है? 48 का जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए। वेरी गुड, शानदार जवाब, सबका आना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, चलने दो। व्यक्तिगत अंतर के लिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। व्यक्तिगत अंतर के लिए ही शिक्षा का प्रचार प्रसार जरूरी है। शानदार। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ये तो चलो मानते हैं कि भाई निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, बाल अधिकारों की बात कर रहे हैं, या सभी बच्चों के संदर्भों में समान बात कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत डिफरेंसेस हैं, इसलिए प्रचार प्रसार आवश्यक है। आइए आज का
सेकंड लास्ट प्रश्न, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए। अभी अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि इस प्रकार से वंचित का सामान्य के साथ में पढ़ाने की जो शिक्षा होती है वो कैसी शिक्षा व्यवस्था है, तो वो कैसे कहेंगे, समावेशी शिक्षा कहेंगे। अभी मैंने बताया आपको पूर्ववर्ती के प्रश्न में। आइए अगला, आज का ये अंतिम प्रश्न, और प्रश्न कह रहा है कि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उस समय आचार्य द्वारा यानी प्रधानाचार्य, आचार्य की जगह क्या समझेंगे, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य क्या कर रहा है, आपको बुला रहा है। तो प्रधानाचार्य के बुलाने पर आप क्या करने वाले, तुरंत जाएंगे या घंटा समाप्ति के बाद में जाएंगे, या एक ही स्लिप परिस्थितियों में छोड़कर भेज देंगे, लो साहब ऐसे करके, या एक स्लिप परिस्थितियों को लिख करके भेज, मतलब जो भी है क्या करने वाले हो, इस प्रश्न का जवाब आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद में डिस्क्रिप्शन में देंगे। और इससे पूर्ववर्ती वीडियो में जो आपने 25वां प्रश्न था उसका जवाब आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया है, लेकिन कम अभ्यर्थियों ने दिया है। उसका जवाब ए था, आप पूर्ण रूप से सहमत हैं, और इसका जवाब मैं आज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखूंगा। सबका जवाब आना जरूरी है। 50वें प्रश्न का ए बी सी डी में से क्या आपका इसका जवाब होगा। अतः प्यारे विद्यार्थियों, आप यदि एक्टिव हैं और अपने नाम की आईडी बना रखे हैं तो इस प्रश्न का जवाब आज डिस्क्रिप्शन में देंगे। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेते हैं आपसे विदा। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करें, आपके साथियों तक पहुंचाएं, और 50वें प्रश्न का जवाब वीडियो खत्म होने के बाद में डिस्क्रिप्शन में दें। धन्यवाद।